नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, खुले आसमान के नीचे अगर मौसम अंगड़ाई ले रहा हो, बसंत का सुहाना मौसम आ गया हो, सर्दी दूर हो गई हो और गुलाबी ठंड पड़ रही हो, ऐसे समय में अगर सियासत का मौसम में गर्मी आने लगे तो इसे क्या कहा जा सकता है। जी हाँ, 2024 का लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। 2 हफ्ते से कम रह गए हैं चुनावी आचार संहिता लागू होने की। ऐसे माहौल में खुले आसमान के नीचे अगर सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस देश के लगभग 97 करोड़ मतदाताओं को साधने के लिए लब्बो-लुआब दिखा रही हैं, तो इससे यही समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वह किस दिशा में जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल में 4.5 साल तक मुसलमानों का उत्पीड़न करती है, उन्हें देश से बाहर निकालने की साजिश रचती है। CAA, UCC तमाम ऐसे कार्यक्रम या कानून ला करके मुसलमानों के साथ भेदभाव करना चाहती है। उन्हें मुसलमान देशों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात में भेजने की बात करती है। लेकिन जब चुनाव सिर पर आ जाता है तो उसी 20% वोट बैंक की उसे शिद्दत से याद आती है और उसे पटाने के लिए तरह तरह की युक्तियां शुरू करती है, प्रोग्राम शुरू करते हैं। शुक्रिया मोदी भाई जान। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम लगभग 3 महीने से पूरे देश में चला रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मुस्लिम महिलाओं को एक बड़े वोट बैंक के रूप में साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसे सिरे से नकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें याद दिलाया CAA NRC की और कहा कि आप ही लोगों ने हमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भेजने की बात कही थी और वह CAA NRC फिर से चुनाव के पहले लाने के लिए बयान जारी कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि जल्द ही CAA NRC दोबारा आने वाला है और उसे अमल में लाया जाएगा। जो लोग प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे, उन्हें उनकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा या फिर उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा और अगर मुसलमान हैं तो उन्हें मुस्लिम देशों में भेजने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह का यह बयान और मोदी भाईजान कार्यक्रम एक साथ ही लॉन्च हुआ था। कितना बड़ा विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एक तरफ वह हिंदू वोट साधने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करती है, CAA NRC लाती है, शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा करने के लिए उर्वर भूमि तैयार करती है और दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा तमाम तरह के लब्बो-लुआब दिखाती है और प्रलोभन देती है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा विरोधाभास मुसलमानों को लेकर के है, अल्पसंख्यकों को लेकर के है, उतना विरोधाभास किसी भी पार्टी में नहीं है। कुछ पार्टियां तो जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वह मुसलमान और हिंदू का भेदभाव नहीं करती हैं।
सबको समान देखती हैं, सबके प्रति नज़रिया एक रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने के बाद 4.5 साल तक मुसलमानों का उत्पीड़न करती है, उन्हें देश से निकालने की बात करती है, उनका नरसंहार करने की बात करती है, उनके धर्मस्थलों को हड़पती है, उनके मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाने की बात करती है और मॉब लॉन्चिंग, गोकशी, तमाम आरोपों में उनकी हत्या की जाती है। और जब चुनाव नज़दीक आता है तो 20% मुसलमानों का वोट साधने के लिए किस किस तरह की जुगत करती है वह सामने देखने को मिल रहा है। वैसे इनका मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इनके इस लोक लुभावन कार्यक्रम की हवा निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिकता के आधार पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट मांगती है और उसे वोट मिलता भी है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका सांप्रदायिक जुनून कुछ यूं बढ़ गया कि बाबरी मस्जिद को गिरा करके राम मंदिर बनाने की शुरुआत की गई थी 2020 में। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, नींव पूजा की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। लेकिन इतनी हड़बड़ी में हो गई मंदिर का उद्घाटन करने के लिए चुनाव के पूर्व कि उसने जो गतिविधियां अपनाई और हड़बड़ी में आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन कार्य किया, उसका उल्टा प्रभाव पड़ा और हिंदू समाज, खास करके ब्राह्मण समाज, सनातनी जो अपने को सनातनी मानते हैं, साथ ही साधु संत से लेकर के चारों शंकराचार्य खफा हो गए और भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर शो, जो कि सियासी इवेंट माना जाता है, इस शो की हवा निकाल दिया। तो सांप्रदायिक जुनून बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन उस जुनून में इन्हें सफलता नहीं मिली। तब ये मंदिर उद्घाटन के ठीक 2 दिन बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दिया और उसके लगभग 15 दिन बाद चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी को, कुल 5 लोगों को 15 दिन के अंदर भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है जिसे कि सियासी इवेंट बनाना या राजनीतिक भेदभाव के चलते, राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चलते आज तक कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न को भी साधन बना रही है वोट बैंक को साधने के लिए। सिर्फ भारत रत्न को ही नहीं बल्कि इस देश के सेना को भी झोंक दिया है उसने 2024 का चुनाव प्रचार करने के लिए। सेना को ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट को, नौकरशाहों को भी लगा दिया है कि रथ लेकर के पूरे देश में जाएं। जितने भी IAS, PCS, कलेक्टर, SP, SSP हैं, वे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करें और देश के हर जिलों में रथ लेकर के जाएं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यह उसका आखिरी टर्म है, इसलिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने के लिए, भावनात्मक रूप से लोगों को मोटिवेट करने के लिए 400 पार का आंकड़ा दिखा रही है और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार की बात कह रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी गोदी मीडिया के अलावा विश्लेषक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सर्वे हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जादुई आंकड़ा भी नहीं मिल पा रहा है। जादुई आंकड़ा होता है 272,
543 में 272 सीटें पाने पर किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक भी नहीं पहुँच रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे सामने आया है उसमें दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 200 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को बढ़ाने के लिए, चुनाव को किसी भी तरह से जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सीबीआई एजेंसियां, तमाम एजेंसियों को लगा करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए खास करके विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। और जो विपक्ष को कारपोरेट मदद पहुंचाते हैं उनकी भी खैर नहीं, उनकी भी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ काम कर रही है, सीबीआई ईडी आईटी भेज करके। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2024 का चुनाव जीतना चाहती है उसके लिए वह मानवीय, अमानवीय, असंवैधानिक तौर तरीके सब कुछ आजमाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज इंडिया गठबंधन की ऐसी स्थिति हो गई है कि उसे जितना तोड़ना था प्रधानमंत्री तोड़ चुके, लेकिन इंडिया गठबंधन ख़त्म नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन से सिर्फ 2 लोगों को अलग कर सके हैं, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को, और इनके जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और लगभग पूरे देश में हर राज्यों में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। और इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के काम से और इंडिया गठबंधन के बढ़ते जनाधार से, राहुल गांधी की बढ़ती हुई न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी इतना दुर्बल हो गई है कि वह निचले स्तर तक गिर करके घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगा रही है राहुल गांधी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, और उन्हें गालियां दे रही हैं, फप्तियां कस रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आयोजित करके दक्षिण भारत से उत्तर भारत को नापा था लगभग 4 महीनों में, और अब वह पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की ओर, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर निकले हुए हैं। आज यूपी पार कर गई राहुल गांधी की रथ यात्रा, लेकिन कल जब आगरा में थे तो वहाँ पर अखिलेश यादव ने भी यात्रा में शामिल होकर के जिस तरह से बयान जारी किया और एकता का सबूत पेश किया, उससे भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में मायावती को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि दलित वोट बैंक पूरा का पूरा, मुस्लिम वोट बैंक पूरा का पूरा इंडिया को चला जाएगा अगर मायावती इंडिया गठबंधन में जाती हैं तो। लेकिन मायावती अगर गृह मंत्री अमित शाह के आंख दिखाने पर इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हो रही हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी तरह से बंदर घुड़की दे करके मायावती को दूर रखा था चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका नतीजा हुआ कि मायावती की बुरी तरह से हार हुई है। ज़िंदगी में ऐसी हार उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ एक विधायक जीता है विधानसभा चुनाव में, और वह भी अपने बूते पर जीता है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो उनका वोट बैंक जो 22% से घट करके 12% हो गया है, अब वो 12% से घट करके 1-2% हो जाएगा, और बहुजन समाज पार्टी का वजूद भी ख़त्म हो सकता है। और अगर इंडिया गठबंधन में चुनाव आचार संहिता जारी होने के बाद भी आ जाती हैं तो निश्चित रूप से उनका वोट बैंक बढ़ेगा, लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ेंगी, और हो सकता है कि कोई ऐसा समीकरण बने कि मायावती को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन मायावती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बंदर घुड़की से डरी हुई हैं,
अरसे से और अभी भी डर रही हैं, आगे भी डरती रहेंगी, तो उनका सियासी वजूद भी ख़त्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।